मोदी मोदी मोदी। बीते 10 सालों में ये नाम आपने खूब सुना होगा और सुने भी क्यों ना। दुनिया के 161वीं रैंक वाली भारतीय मीडिया इन्हें दुनिया का सुप्रसिद्ध प्रधानमंत्री जो बताया है। आज हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार से भारत में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी और भारत के जीडीपी को लेकर के मोदी जी ने क्या किया, कैसे किया और कितने घंटे किया है, पूरे तथ्य और आंकड़ों के साथ। दिनांक 26 मई 2014 को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था और आज उनके कार्यकाल के 10 साल यानी 3654 दिन होने को है। इस बीच उन्होंने दुनिया भर में काफ़ी नाम कमाया, लेकिन हम आज चर्चा करने वाले हैं मोदी जी तथा उनके मंत्रीगण के द्वारा 10 सालों में किए गए कार्य के परिणाम के बारे में। परिणाम इसलिए क्योंकि किसी भी कार्य का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो है उसका परिणाम, और इसे जानने के लिए मोदी जी के शपथ ग्रहण करते समय यानी 2014 में देश की क्या स्थिति थी और आज 2024 में क्या स्थिति है यह देखना जरूरी होगा। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं तब से बिना किसी छुट्टी लिए अपने 24 घंटे में से 18 घंटे लगातार देश के लिए निरंतर कार्य किया है। इस अनुसार उन्होंने लगभग 6,05,700 घंटे काम किया है। इनके द्वारा किए गए कई प्रकार के कार्य हैं, लेकिन हम उस काम को देखेंगे जो एक आम आदमी के लिए और देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें ये नहीं देखेंगे कि मोदी जी कितना भाषण दिए हैं। सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। किसी भी देश को सुव्यवस्थित चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है उसकी अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के अंग्रेज के आने से पहले तक का अर्थव्यवस्था, दूसरा ब्रिटिश काल का अर्थव्यवस्था और तीसरा आज़ादी का बाद का अर्थव्यवस्था। लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण 1990 के बाद की स्थिति को जानना होगा। इस समय भारत की स्थिति सही नहीं थी, अर्थव्यवस्था में काफ़ी गिरावट आता है और फिर एंट्री होती है उदारीकरण के आर्किटेक्ट कहे जाने वाले महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी का। मनमोहन सिंह जी ने उस समय भारत की आर्थिक नीति को पूरी तरह से बदलने की शुरुआत करते हैं और उनके नए नीति को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला उदारीकरण, दूसरा वैश्वीकरण और तीसरा निजीकरण। 1986 से 1998 तक पी चिदम्बरम भारत के वित्त मंत्री हुए और उन्होंने मनमोहन सिंह के नीतियों को आगे बढ़ाया। 1998 से 2004 तक देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी ज़्यादा उदारीकरण और निजीकरण पर जोर दिया। इसके बाद 2004 में फिर से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक उछाल देखने को मिला। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो चुकी थी। करीब $2 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश बन चुका था। लेकिन बीते 10 सालों में देखें, जिस रफ्तार से जीडीपी बढ़ना चाहिए था उस प्रकार वृद्धि नहीं हो पाया। इसमें कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसके चलते भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। अब बात करते हैं भारत में बढ़ती भूखमरी के बारे में। साल 2014 से मोदी जी के आने के बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में लगातार गिरावट आई है। साल 2014 में जहां 55वें पायदान पर तथा वहीं 2015 में 80वें पायदान पर, 2016 में 97, अब इसकी स्थिति और भी बदतर हो गई है, 111वें रैंक पर आ गई है, जिसके चलते भारत में हर साल 7 से 9 हज़ार लोग भूखे मर रहे हैं, यानी 5 से 13 मिनट में एक आदमी मर जाता है। और वहीं SOFI रिपोर्ट 2023 के अनुसार यह भी पता चलता है भारत में 22 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कुपोषित का शिकार हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी किया गया खाद्य सुरक्षा पोषण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 104 करोड़ लोग हेल्दी डाइट लेने से असमर्थ हैं, यानी खाद्य पोषण व्यवस्था में भी भारत की स्थिति सही नहीं है, जिसके चलते भारत सरकार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5-5 किलो राशन मुफ्त देना पड़ रहा है। अब बात करते हैं एजुकेशन यानी शिक्षा के बारे में। एक आम आदमी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक ज़रूरी चीज़ होती है वो है शिक्षा। हमारे देश के कुल बजट में केवल 2.9% शिक्षा पे खर्च होता है और वहीं अन्य देश में 10 से 20% तक खर्च करते हैं। इसलिए विकिपीडिया के अनुसार भारत में शिक्षा पे खर्च करने के मामले में 155वें नंबर पर है। और यही नहीं, मोदी सरकार द्वारा शिक्षा पे टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते आम आदमी को पढ़ने में परेशानी होती है। भारत में बेरोजगारी की भी समस्या बढ़ती जा रही है, जहां एक और आज़ादी के बाद अलग अलग योजना के तहत सरकारी विभाग में युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाता था। बीते 10 सालों में उसमें भी गिरावट देखने को मिला है। ILO की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2014 में 3.4% की बेरोजगारी देखी गई थी। अब उससे बढ़कर 2024 में 8.01% हो गई है। इसमें भी बदतर स्थिति है। अब बात करते हैं भारतीय करेंसी के बारे में।
इंडियन करेंसी की वैल्यू वैश्विक स्तर पर गिरावट देखने को मिल रहा है। भारत के आज़ादी के समय US डॉलर एक्सचेंज रेट 3.30 था, 2000 ईस्वी में 44.31 हो गया, 2014 में 60.95 था, लेकिन 2024 में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट देखने को मिला, जो कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, जबकि भारत कई चुनौतियों का सामना किया है। और बता दें कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। चाइना अरुणाचल प्रदेश में घुसकर 30 जगह का नाम चेंज कर दिया है और लद्दाख अक्साई चीन के तरफ से कई किलोमीटर भारत घुस गया है। नेपाल से भी अच्छे संबंध नहीं हैं और बांग्लादेश से भी नहीं, इसलिए हमारे देश के सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठते हैं। सभी चीज़ों को मिला करके देखें तो मोदी जी ने जितना देश के लिए कार्य किया है वो पर्याप्त नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जितना मैंने बताया वो सब मोदी के खिलाफ है, यानी मैं इनडायरेक्टली मोदी का विरोध कर रहा हूं, लेकिन ये सत्य नहीं है। मैं देश के लिए जो जरूरी है उसी चीज़ों पे विश्लेषण किया, और भी बहुत चीज़ें हैं विश्लेषण करने को, लेकिन वो एक वीडियो में संभव नहीं है। जय हिंद।